नमस्ते और ठीक है। आप सभी को मेरा सादर सुप्रभात। मेरा नाम पीटर राइजन है और आज मेरी प्रस्तुति का शीर्षक कुछ इस प्रकार है: क्रिप्टोकरेंसी के लिए हार्डवेयर एक्सेलरेशन का परिचय। इस प्रस्तुति के लिए मेरे दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य यह है कि आप इस प्रस्तुति के बाद यह सोचें कि विशेषीकृत हार्डवेयर न केवल एक दिलचस्प विचार है बल्कि वास्तव में यह अनिवार्य है, जैसे कि तेज सिग्नेचर वैलिडेशन और अन्य गणनात्मक रूप से गहन कार्यों के लिए। मेरा दूसरा उद्देश्य यह है कि आप पुनर्विचार करें कि क्या बिटकॉइन की स्टैक्ड आधारित स्क्रिप्टिंग प्रणाली को बनाए रखना उचित है। अपनी प्रस्तुति के अंत में मैं एक RISC-V आधारित विकल्प का प्रस्ताव रखता हूं। तो जब मैं हार्डवेयर एक्सेलरेशन कहता हूं तो मेरा क्या मतलब है? यहाँ हार्डवेयर से मेरा तात्पर्य है कोई डिजिटल लॉजिक सर्किट जो किसी विशेष गणना को करने के लिए डिजाइन किया गया हो। और एक्सेलरेशन से मेरा मतलब है कि जब हम उस विशेष गणना को एक सामान्य प्रयोजन प्रोसेसर से हटाकर अलग हार्डवेयर पर करते हैं, तो हमें गति, ऊर्जा दक्षता या किसी अन्य प्रदर्शन मापदंड में कुछ लाभ, कुछ तेजी देखने को मिलनी चाहिए। तो हार्डवेयर एक्सेलरेशन को समझने के लिए हमें कम से कम बुनियादी स्तर पर डिजिटल लॉजिक सर्किट के निर्माण खंडों को समझना होगा। यही मुझे 6 भागों में से पहले भाग पर लाता है, डिजिटल लॉजिक के निर्माण खंड। तो यहाँ जो यह चिन्ह या प्रतीक है, वह मेरी राय में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह असल में एक वायर है और इसका व्यवहार बहुत ही सरल है। अगर मैं इनपुट पर 0 वोल्ट लगाता हूं तो आउटपुट पर भी 0 मिलता है। अगर मैं इनपुट पर 1 लगाता हूं तो आउटपुट पर भी 1 मिलता है। हम इसे पाइथन में इस प्रकार सिम्युलेट कर सकते हैं। ये एक वाइल लूप है जो हमेशा इनपुट को आउटपुट से मैप करता है। अब पाइथन में इसमें सैकड़ों इंस्ट्रक्शन साइकिल लग सकते हैं ताकि इनपुट सिग्नल आउटपुट तक पहुंच सके। हार्डवेयर में इसमें कितना समय लगता है, यह बात वास्तव में सॉफ्टवेयर लोगों को उलझन में डाल देती है। तो वे कह सकते हैं कि आप जानते हैं, बहुत मेहनत के बाद शायद ये एक क्लॉक साइकिल जितना तेज हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती और सिग्नल प्रकाश की गति से फैलता है, क्योंकि यह सचमुच सिर्फ एक तार है। और यही कारणों में से एक है कि हार्डवेयर इतना तेज हो सकता है। आपको ये बिल्ट इन वाइल लूप मुफ्त में मिल जाता है। ये एक नॉट गेट है। ये इनपुट को उल्टा कर देता है। तो अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगा, और इसके विपरीत भी। ये एक एंडी गेट है। इसका आउटपुट तभी 1 होगा जब सभी इनपुट 1 हों। ओआर गेट का आउटपुट 1 होता है अगर किसी भी इनपुट का मान 1 हो। ये एक मल्टीप्लेक्सर या MUX है। ये एक स्विच की तरह होता है। ये या तो इनपुट 0 को आउटपुट पर भेजता है या इनपुट 1 को आउटपुट पर भेजता है। ये सेलेक्ट लाइन की स्थिति पर निर्भर करता है। और इन सभी गेट्स में वही बिल्ट इन वाइल लूप होता है जिसके बारे में मैंने अभी बताया था। आखिरी एलिमेंट को फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है और इसी से हम मेमोरी जोड़ते हैं। तो इसका काम करने का तरीका यह है कि इनपुट पर मौजूद मान क्लॉक सिग्नल के राइजिंग एज पर आउटपुट में सेव हो जाता है। फ्लिप फ्लॉप्स ही हमें अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में स्टेट जोड़ने की अनुमति देते हैं। ये सभी मिलकर एक ट्यूरिंग कंप्लीट सेट बनाते हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह निकलता है कि किसी भी प्रकार की जटिल गणना जो करना संभव हो सकती है, उसे केवल इन 6 घटकों से बने एक विशेष और उपयुक्त सर्किट द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। बिट्स बनाम वर्ड्स। वायर्स बिट्स को ले जाती हैं। फ्लिप फ्लॉप्स बिट्स को स्टोर करते हैं। एक बस तारों का एक समूह होती है जो एक वर्ड को ले जाती है, और वर्ड्स रजिस्टरों में स्टोर किए जाते हैं। रजिस्टर बस बहुत सारे बिट्स होते हैं जो एक पंक्ति में सजे होते हैं। तो 6 में से भाग 2, हार्डवेयर एक्सेलरेशन का एक साधारण उदाहरण। ये एक बहुत प्रसिद्ध सर्किट है जिसे शायद ज्ञात ब्रह्मांड में किसी भी अन्य सर्किट से अधिक बार दोहराया गया है। यह SHA-256 है। विशेष रूप से SHA-256 का वह हिस्सा 64 राउंड की कंप्रेशन कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ कुछ AND गेट्स हैं, कुछ एक्सक्लूसिव OR गेट्स हैं और कुछ एडर्स हैं। ये बिट रोटेटर्स हैं। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे के आयताकार बॉक्स, ये रजिस्टर हैं। तो ये 32 बिट रजिस्टर हैं। इनकी कुल संख्या 8 है, यानी कुल 256 बिट्स। और ये वे रजिस्टर हैं जिनमें हम धीरे धीरे सभी बिट्स को स्क्रैम्बल करते हुए हैश वैल्यू रखते हैं। तो SHA-256 और हार्डवेयर के बारे में जो वाकई में शानदार बात है, वह यह है कि कंप्रेशन एल्गोरिदम का हर राउंड केवल एक क्लॉक साइकिल लेता है। और जब आप सर्किट को देखते हैं तो यह बात स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि जैसे ये सभी AND गेट्स और ये सभी XOR गेट्स, इन सब में वह बिल्ट इन वाइल लूप होता है, तो ये हमेशा गणना करते रहते हैं। तो इनपुट्स रजिस्टरों से आ रहे हैं
और वे सारी गणना कर रहे हैं मूल रूप से समय के हिसाब से देखें तो पिकोसेकंड्स में। और ठीक यहाँ इस पहले रजिस्टर के इनपुट पर एक वैल्यू है जो इस रजिस्टर में सेव होने वाली है। जैसे ही मैं क्लॉक चालू करता हूँ, तो मैं क्लॉक चालू करूंगा और आप देख सकते हैं ये 4,88,04,84। तो ये हर क्लॉक साइकिल में आगे बढ़ता जा रहा है। और जैसे ही रजिस्टर बदलते हैं, क्योंकि वे सीधे इन सभी गेट्स से जुड़े हुए हैं, फीडबैक टर्म भी बदल जाता है लगभग 1 नैनोसेकंड से भी कम समय में, जिससे हम SHA 256 गणना में हर क्लॉक साइकिल में एक राउंड कंप्रेशन आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम इन टाइम एरिया प्रोडक्ट ग्राफ्स को देखेंगे ताकि ये समझ सकें कि हार्डवेयर में चीज़ों को ऑफलोड करने से हमें क्या सुधार मिलते हैं। मेरे पास क्षैतिज अक्ष पर समय और क्लॉक साइकिल्स हैं। मेरे पास ऊर्ध्वाधर अक्ष पर क्षेत्रफल है जो ट्रांजिस्टर की संख्या में है। तो मैं यहाँ एक रेखा खींचने जा रहा हूँ एक पर, क्योंकि हमारे हार्डवेयर सर्किट को SHA 256 कंप्रेशन के एक राउंड को पूरा करने में एक क्लॉक साइकिल लगती है। अब चलिए इस समस्या को सॉफ्टवेयर में हल करने के बारे में सोचते हैं। तो अगर मैं इसे किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में लागू करता, तो ये सारे रजिस्टर असल में वेरिएबल्स बन जाएंगे और फिर मुझे इन दो अलग अलग रजिस्टरों को जैसे आपस में एंड करना होगा और उसे एक अस्थाई वेरिएबल में सेव करना होगा। फिर कुछ और वेरिएबल्स को सेव करके सबको XOR करना, बहुत सारी जोड़ घटाना करनी होगी और मूल रूप से फीडबैक टर्म्स को इंस्ट्रक्शन दर इंस्ट्रक्शन बनाना होगा, जिसमें कई क्लॉक साइकिल्स लगेंगे। तो मैंने जीरो से इसे मेरे लिए x86 असेंबली में बदलवाया और इसने समस्या को 54 क्लॉक साइकिल्स में हल कर दिया। तो ये है x86 असेंबली। SHA 256 कंप्रेशन के एक राउंड के लिए इसमें 54 इंस्ट्रक्शंस लगती हैं, 54 क्लॉक साइकिल्स। और इसे चलाने का तरीका यह है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम काउंटर को पहली इंस्ट्रक्शन पर सेट करेगा, मशीन को चालू करेगा और फिर यह चलने लगेगा। एक राउंड का कंप्रेशन हो गया, फिर बाकी के 63 राउंड्स के लिए यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो अब इस डायग्राम पर वापस आते हैं। सॉफ्टवेयर में इसमें 54 क्लॉक साइकिल्स लगती हैं, तो हम यहाँ 54 पर एक लाइन खींचते हैं। अब इस अक्ष को देखें, ट्रांजिस्टर की संख्या। SHA-256 के लिए वह हार्डवेयर सर्किट बनाने में कितने ट्रांजिस्टर लगते हैं। मेरे डायग्राम में मेरे पास ट्रांजिस्टर की संख्या का एक कॉलम था। तो उदाहरण के लिए एक AND गेट प्रति बिट 6 ट्रांजिस्टर लेता है। एक फ्लिप फ्लॉप प्रति बिट 16 ट्रांजिस्टर लेता है। वे रजिस्टर 32 बिट के हैं, तो 32 गुना 16 और हमने उन्हें जोड़ दिया है। तो आप उस SHA 256 सर्किट में सभी ट्रांजिस्टर जोड़ सकते हैं और यह लगभग 20,000 है। तो हम इस वर्ग को बैंगनी रंग से रंगते हैं। एक आधुनिक x86 प्रोसेसर, जैसे कि एक 64 बिट x86 प्रोसेसर जो एक डेस्कटॉप पर होता है, उसमें प्रति कोर लगभग 10 करोड़ ट्रांजिस्टर होते हैं। तो यह आयत कितना अत्यधिक छोटा है, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हार्डवेयर में ऑफलोड करने से हमें कितना फायदा मिलता है। तो हम सॉफ्टवेयर की तुलना में पूरे 2,50,000 गुना बेहतर और कुशल हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों के लिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि तेज क्यों बेहतर है, लेकिन कम ट्रांजिस्टर क्यों बेहतर है। कम ट्रांजिस्टर बेहतर है क्योंकि अगर आप 10 करोड़ ट्रांजिस्टर खर्च करने जा रहे हैं, तो आप इस सर्किट को 5,000 बार दोहरा सकते हैं और 5,000 SHA सर्किट्स को एक साथ चला सकते हैं। तो समय मायने रखता है, लेकिन ट्रांजिस्टरों की संख्या भी मायने रखती है और असल में इन दोनों का गुणनफल महत्वपूर्ण है। तो जब लोग 2,50,000 गुना सुधार जैसी कोई बात सुनते हैं, तो उन्हें लगता है कि यह पागलपन है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन यह पहले ही साबित हो चुका है। उदाहरण के लिए बिटकॉइन माइनिंग में। उदाहरण के लिए जब सातोशी ने मूल बिटकॉइन क्लाइंट जारी किया था, उसमें एक CPU माइनर था और वह हर जूल विद्युत ऊर्जा पर लगभग 1 लाख हैश कर सकता था। आज के समय के सबसे अधिक शक्तिशाली और उन्नत ASICs उसी जूल विद्युत ऊर्जा में लगभग पूरे 60 अरब से भी ज्यादा हैश कर सकते हैं। तो SHA 256 करने की हमारी कार्यक्षमता में अब 6 लाख गुना की वृद्धि देखी गई है और यह लगभग पूरी तरह से इसी लाभ के कारण है। आप किसी विशिष्ट गणना को करने के लिए कस्टम सर्किट बनाकर यह आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो 6 में से तीसरा भाग डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन को तेज करना। तो आजकल हमारे पास SHA 256 करने के लिए शानदार ASICs हैं। दुर्भाग्यवश ये हमें बिटकॉइन को स्केल करने में मदद नहीं करता, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन ही गणनात्मक बाधा है, हैशिंग नहीं। यह समझने के लिए कि यह कितनी बड़ी बाधा है, हम इस वैश्विक अपनाने की स्थिति पर विचार करेंगे, जहां हम कल्पना करते हैं कि हमारे पास 5 अरब लोग हैं।
वे हर दिन 2 लेन देन कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर 10 अरब लेन देन प्रतिदिन, यानी लगभग 1 लाख लेन देन प्रति सेकंड लगातार। हमें ऐसा हार्डवेयर चाहिए जो आसानी से इस गति को संभाल सके, ताकि पर्याप्त हेडरूम मिले, यानी करीब 10 लाख से 1 करोड़ सिग्नेचर चेक्स प्रति सेकंड हों। एक आधुनिक प्रोसेसर प्रति कोर लगभग 20,000 सिग्नेचर चेक्स प्रति सेकंड कर सकता है, यानी एक चेक में 50 माइक्रोसेकंड लगते हैं। एक 64 कोर वाली शानदार डेस्कटॉप मशीन जो लगभग $10,000 में आती है, डिजिटल अपनाने की वैश्विक सीमा तक गति बनाए रखने में सक्षम है। लेकिन मुझे अपनी मुख्य मशीन पर बिटकॉइन चलाना पसंद नहीं है, खासकर अगर वो सभी 64 कोर को पूरी तरह से व्यस्त कर दे और मेरे पंखे तेज चल रहे हैं और मेरा ऑफिस गर्म हो रहा है। मैं बिटकॉइन को एक छोटे से अनजान डिवाइस पर चलाना चाहता हूं, जिसे मैं अपने राउटर में लगाऊं और जब जरूरत हो तो उसमें एसएएच कर सकूं। और ऐसा करने के लिए हमें एक डिजिटल लॉजिक सर्किट बनाना होगा, ताकि सिग्नेचर वेरिफिकेशन को और अधिक कुशलता से किया जा सके। ठीक है, तो चलिए कल्पना करते हैं कि वह हार्डवेयर समाधान कैसा दिख सकता है। सिग्नेचर वेरिफिकेशन का सबसे कठिन हिस्सा वह है जिसे एलिप्टिक कर्व पॉइंट स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। तो आपके पास ये कर्व पॉइंट्स होते हैं, एक x और एक y कोऑर्डिनेट। दोनों कोऑर्डिनेट्स 256 बिट नंबर होते हैं, और आप एक तरह की जटिल रीमैपिंग प्रक्रिया करते हैं ताकि एक नया पॉइंट निकाला जा सके। और उस प्रक्रिया को करने वाला सर्किट SHA 256 के सर्किट से कहीं बड़ा और अधिक जटिल होता है। उस सर्किट को समझाने के लिए मुझे पूरा एक टॉक देना पड़ेगा, लेकिन सर्किट का मूल हिस्सा बहुत ही सरल है। ये बस एक विशाल 256 बाय 256 बिट का मॉड्यूलर मल्टीप्लायर है, जिसे लाखों ट्रांजिस्टर से बनाया गया है। तो ये बस दो नंबर ए और बी लेता है, उन्हें आपस में गुणा करता है और परिणाम देता है बिटकॉइन के विशेष प्राइम से मॉड्यूलो करके। तो यही है वेरिफिकेशन सर्किट का मूल हिस्सा। और क्योंकि हमने इसमें लाखों ट्रांजिस्टर लगाए हैं, इस मशीन को बनाने में हमें इस मशीन को लगातार व्यस्त रखना होता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि सर्किट के बाकी हिस्से में ऊपर ये दो वर्कर हैं, जिनका काम है हर क्लॉक साइकिल में उस मशीन में 256 बिट नंबर डालना। नीचे एक और वर्कर है जो इन 256 बिट उत्पादों को निकलते ही पकड़ रहा है। ये हर नैनो सेकंड में बहुत तेजी से बाहर आ रहे हैं। यहाँ कुछ और वर्कर भी हैं जो उन्हें पकड़ रहे हैं। वे कुछ नंबरों को डबल भी कर सकते हैं, वे कुछ नंबरों को जोड़ भी सकते हैं। समस्या है साधारण गणना की। और उनका काम है उन नंबरों को सही क्रम में सही समय पर वापस फीडर तक भेजना, ताकि यह एल्गोरिदम पूरा हो सके। और अगर आप अपने वर्करों को ठीक से व्यवस्थित करें, यानी अगर आप सहायक हार्डवेयर सर्किट को सही तरीके से डिजाइन करें, तो आप सिग्नेचर चेक को पूरा कर सकते हैं। लगभग 5000 क्लॉक साइकिल में चेक हो जाता है। 1 गीगाहर्ट्ज पर यह लगभग 5 माइक्रोसेकंड होता है, और इसे करने के लिए लगभग 50 लाख ट्रांजिस्टर लगते हैं। तो अगर हम अपने टाइम एरिया चार्ट पर वापस आएं, तो x86 प्रोसेसर के लिए एक सिग चेक करने में लगभग 50 माइक्रोसेकंड लगते हैं। हमारा समाधान 5 माइक्रोसेकंड लेता है, तो हम 5 गुना, माफ कीजिए 10 गुना तेज हैं। और 10 करोड़ ट्रांजिस्टर की जगह 50 लाख ट्रांजिस्टर, यानी 20 गुना छोटा। कुल मिलाकर लगभग 200 गुना सुधार। तो हैशिंग जितना नहीं, लेकिन फिर भी काफी प्रभावशाली है, जैसा कि हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो ये पता चलता है कि हम दुनिया के सभी ट्रांजैक्शनों को एक पिन की नोक पर वेरीफाई कर सकते हैं। और यहाँ हमारे पास एक पिन है, और हम मान लेते हैं कि उसके सिर का क्षेत्रफल 1 वर्ग मिलीमीटर है। तो 1 वर्ग मिलीमीटर सिलिकॉन में कितने ट्रांजिस्टर फिट हो सकते हैं? हम मान लेते हैं कि TSMC की 5 नैनोमीटर प्रक्रिया है, जो एक काफी नई और आधुनिक प्रक्रिया है, जिसे आजकल माइनर्स वास्तव में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये लागू नहीं होता, तो अपना हाथ नीचे कर लें। तो कुल मिलाकर जैसे 1000, कौन सोचता है कि 1 वर्ग मिलीमीटर में 1000 ट्रांजिस्टर फिट हो सकते हैं? सहमत हैं तो हाथ उठाएं। ठीक है, हाँ, ये बिल्कुल सही है। नंबर 2, ज्यादा होने पर हाथ नीचे कर लें। 10,000 कैसा रहेगा? क्या आपको लगता है कि 10,000 फिट हो सकते हैं? 1 लाख? तो चलिए 1 मिलियन। मैं बस अपनी टोपी को यहाँ आराम से रख देता हूँ। मैं आपको पूरी तरह से उलझा देना चाहता हूँ। 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब। ठीक है, 1 अरब फिट नहीं होते, लेकिन TSMC की 5 नैनोमीटर प्रक्रिया के साथ एक पिनहेड पर 17 करोड़ ट्रांजिस्टर फिट हो सकते हैं। तो यह वाकई अविश्वसनीय है। हर किसी ने उससे पहले अपना हाथ नीचे कर लिया था। तो इसका मतलब है कि हम अपने पिनहेड पर ऐसे 34 वेरीफायर कोर फिट कर सकते हैं। हर कोर लगभग 2 लाख सिग चेक प्रति सेकंड कर सकता है। तो इसका मतलब है कि एक पिनहेड ढाई पर प्रति सेकंड 68 लाख सिग चेक हो सकते हैं। इन पिनहेड्स की कीमत कितनी है? खैर, आपको TSMC को एसिक्स से भरी एक वेफर बनाने के लिए लगभग $18,000 देने पड़ते हैं।
ये 300 मिलीमीटर व्यास की वेफर होती है, यानी वेफर लगभग 1 फुट व्यास की होती है। आप इन्हें काटते हैं ताकि अपने चिप्स निकाल सकें। तो एक वेफर से आपको लगभग 50,000 ऐसे पिनहेड्स मिलते हैं। तो हर चिप, उसमें जो सिलिकॉन है, उसकी कीमत लगभग 36 सेंट होती है। तो 1 मिलीमीटर 36 सेंट और दुनिया के सभी लेन देन की पुष्टि हो रही है। ये काफी शानदार है। तो मेरा मतलब है, जाहिर है कुछ खर्चे हैं जिनका मैंने अभी तक सामना नहीं किया है। इसमें लाखों डॉलर की इंजीनियरिंग लगती है। और अपनी पहली वेफर बनाना बहुत महंगा होता है, क्योंकि आपको प्रक्रिया को सेट करना होता है और सभी मास्क बनाने होते हैं। लेकिन एक बार जब आप शुरू हो जाते हैं, तो अतिरिक्त लागत वास्तव में काफी किफायती होती है। तो मैंने इससे यह सीखा कि बड़े पैमाने पर कंप्यूट लागत ऊर्जा या आकार के लिहाज से कोई बाधा नहीं बनेगा। इसके बजाय असली बाधा स्टेट तक पहुंच बन जाती है, जैसे कि यूटीएक्सओ सेट। लेकिन यह चर्चा किसी और बातचीत के लिए देते हैं। तो 6 में से चौथा भाग, ब्लिट्स एक्सेलरेटर कार्ड। तो ये सिर्फ एक विचार नहीं है, तो हमने वास्तव में एक सिग्नेचर एक्सेलरेटर बनाया है। हम इसे ब्लिट्स कहते हैं, और मेरे पास इसकी एक तस्वीर भी है। यह एक शुरुआती बिंदु के रूप में एएसआईसी के बजाय एफपीजीए का उपयोग करता है, और यह काफी सामान्य है। अक्सर एफएबी और एसिक से पहले डिजाइन टेस्ट करने के लिए एफपीजीए इस्तेमाल करते हैं। और एफपीजीए यह एक पुनः विन्यास योग्य एसिक ही जैसा है। इसका पूरा नाम है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। और आप क्या करते हैं कि आप अपने सर्किट को वेरिलॉग जैसी हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज में वर्णित करते हैं, और फिर एफपीजीए टूल चेन का उपयोग करके उस सर्किट को चिप पर सिंथेसाइज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एफपीजीए आपके सर्किट को सॉफ्टवेयर में सिमुलेट करता है। यह वास्तव में खुद को फिर से वायर करता है, ताकि वह वही सर्किट बन जाए जिसे आपने वर्णित किया है। तो ये डिवाइस आपकी मदरबोर्ड के AM.2 स्लॉट में प्लग होती है और पीसीआई से जुड़ती है। शुरुआती डेटा के मुताबिक हमें करीब 2 लाख एसआईजी चेक्स प्रति सेकंड और 3 वाट पावर खपत मिलेगी। ये उस एसिक से काफी कम है जिसका मैंने जिक्र किया था, क्योंकि मैं 64 के बजाय सिर्फ 5 कोर ही फिट कर पाया। मेरी क्लॉक स्पीड भी अनुमान के मुताबिक उस एसिक से काफी धीमी है, लेकिन फिर भी ये काफी प्रभावशाली है। ठीक है, तो ब्लिट्स आपके कंप्यूटर से कैसे जुड़ता है? इसका जवाब है पीसीआई और मेमोरी मैप्ड आईओ का जादू। तो हमारे पास यहाँ ब्लिट्स का एक डायग्राम है। बैंगनी रंग का वर्ग इसका दिल है, यानी सिग्नेचर वेरीफायर कोर। तो ब्लिट्स में एक इनपुट रजिस्टर होता है, जिसमें उपयोगकर्ता वह सिग्नेचर लिखता है जिसे वह जांचना चाहता है, सिग्नेचर, पब्लिक की, साइनिंग हैश। और यह एक आउटपुट रजिस्टर प्रदान करता है, जिसमें यह पास या फेल का परिणाम लिखता है। और आपका कंप्यूटर जो इससे जुड़ा है, उसमें भी कुछ मेमोरी मैप होती है। आमतौर पर आपकी रैम का पता 0 से 7 FFFFFF तक हो सकता है। तो ये एक 2 गीगाबाइट की मशीन है। और इसके ऊपर आपके पास मेमोरी मैप डायोड के लिए आरक्षित एड्रेस स्पेस होता है। तो ये सभी रजिस्टर उन डिवाइसों के लिए हैं जो आपके कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, और ब्लिट्स बस उन्हीं डिवाइसों में से एक बन जाता है। तो इसका तरीका ये है कि जब आपका कंप्यूटर बूट होता है, तो पीसीआई सबसिस्टम सभी डिवाइसों को स्कैन करता है। वह ब्लिट्स को देखता है। वह आगे कहता है कि ठीक है, ब्लिट्स के पास ये इनपुट रजिस्टर मौजूद हैं, जो कुल 164 बाइट्स के हैं। मैं इसे यहाँ एड्रेस 9 करोड़ पर पूरी तरह से मैप करने जा रहा हूँ, और आउटपुट रजिस्टर को एड्रेस 9 करोड़ 1,000 पर मैप करूंगा। तो ये वाकई बहुत शानदार है, क्योंकि आपके कंप्यूटर के नज़रिए से उसे पता ही नहीं चलता कि वह ब्लिट्स से बात कर रहा है। वह ब्लिट्स के रजिस्टर और सामान्य मेमोरी में कोई फर्क नहीं कर सकता। तो अगर आप सी में कोई सिग्नेचर चेक करना चाहते हैं, तो आपके पास वो सिग्नेचर एक कैरेक्टर एरे में हो सकता है जिसे आप चेक करना चाहते हैं। तो आप बस उसे ब्लिट्स के इनपुट रजिस्टर में मेम कॉपी कर देते हैं, और फिर परिणाम पढ़ने के लिए आप बस ब्लिट्स के आउटपुट रजिस्टर के एक पॉइंटर को डिरेफरेंस करते हैं, और आपको अपना पास फेल परिणाम मिल जाता है। अगर आप परिणाम तैयार होने से पहले उसे पढ़ते हैं, तो टाइमिंग बैकग्राउंड में पीसीआई सबसिस्टम के जरिए संभाली जाती है। जैसे रैम से मेमोरी डिरेफरेंस करते समय कैश मिस होने पर थोड़ा अधिक समय लगता है, वैसे ही यहाँ टाइमिंग यूजर के लिए पारदर्शी है, जो वाकई शानदार है। तो जाहिर है, एक आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फिजिकल मेमोरी में छेड़छाड़ करने नहीं देगा। इसलिए यूजर स्पेस में ब्लिट्स तक पहुंच एक कर्नेल ड्राइवर के माध्यम से संभव होती है। इससे यह और भी आसान हो जाता है। तो एक यूजर प्रोसेस कर्नेल ड्राइवर से कनेक्ट करता है। ब्लिट्स एक फाइल की तरह दिखता है। तो यहाँ ब्लिट्स में सिग्नेचर चेक करने के लिए पाइथन कोड है। आप ओएस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। आप डेव ब्लिट्स फाइल को रीड राइट मोड में खोलेंगे, ताकि आपको अपना फाइल हैंडल मिल सके। उस फाइल हैंडल पर आप सिग्नेचर पब्लिक की और साइनिंग हैश लिखेंगे, और फिर आप उसी फाइल से एक बाइट पढ़ लेंगे। और अगर वह एक है, तो इसका मतलब है कि सिग्नेचर वैध है, और अगर शून्य है, तो सिग्नेचर वैध नहीं है। तो यूजर स्पेस में यह बहुत ही आसान है।
और जो बात मज़ेदार है वो ये है कि आप एक साथ कई यूज़र स्पेस प्रोसेस चला सकते हैं और वे सभी एक साथ ब्लिट्स को खोल सकते हैं और सिग्नेचर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और ये कर्नल ड्राइवर का काम है, साथ ही ब्लिट्स के इनपुट फाइफो के साथ, जो इन सभी रेस कंडीशनों को संभालता है। तो कर्नल ड्राइवर हमेशा सभी यूज़र स्पेस प्रोसेस की रिक्वेस्ट्स को सुनता रहता है। वो उन सभी को ब्लिट्स को भेजता है, वह परिणाम वापस प्राप्त करता है और यह सुनिश्चित करता है कि पास फेल परिणाम सही कॉलिंग प्रोसेस को भेजा जाए। और यह सब पारदर्शी रूप से होता है। तो यूजर प्रोसेस के लिए यह सब पूरी तरह से बहुत ही सरल है। हम उम्मीद करते हैं कि गर्मियों में ब्लिट्स एक्सपेरिमेंटर किट उपलब्ध कराएंगे ताकि लोग प्रयोग शुरू कर सकें। ठीक है, भाग 5 में से पांचवा, हार्डवेयर में ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करना। तो हमने हार्डवेयर में SHA 256 किया, सिग्नेचर चेक करने के बारे में बात की थी। खैर, हम पूरे ट्रांजैक्शन को भी हार्डवेयर में वैलिडेट कर सकते हैं। आइए कुछ ट्रांजैक्शन मैकेनिक्स की समीक्षा कर लेते हैं। यह तस्वीर सातोशी के श्वेत पत्र से ली गई है। हम मान लेते हैं कि यह ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन में माइन हो चुका है। तो इस समय एलिस के पास एक सिक्का है। एलिस ये सिक्का बॉब को भेजना चाहती है। वो क्या करती है? उसे बॉब की सार्वजनिक कुंजी चाहिए। वो लेती है उस सिक्के की आईडी जिसे वो खर्च करना चाहती है, वो उसे बॉब की सार्वजनिक कुंजी के साथ हैश करती है। वह अपनी सिग्नेचर, अपनी निजी कुंजी निकालती है और उस हैश पर साइन करती है। वह इन सबको एक ट्रांजैक्शन में पैक करती है और उसे नेटवर्क पर प्रसारित करती है या फिर सीधे बॉब को दे देती है। तो ट्रांजैक्शन में खर्च किए जा रहे सिक्के की आईडी, बॉब की सार्वजनिक कुंजी और एलिस का सिग्नेचर होता है। इसमें एलिस की सार्वजनिक कुंजी नहीं होती और न ही वो हैश होता है जिस पर साइन किया गया था, क्योंकि नेटवर्क पर कोई भी नोड इसे स्थानीय रूप से पता कर सकता है। तो इस तरह एक ट्रांजैक्शन पर साइन किया जाता है। अब आइए देखें कि एक ट्रांजैक्शन को कैसे सत्यापित किया जाता है। तो वह ट्रांजैक्शन हमारे नोड में आता है, वैलिडेशन इंजन में प्रवेश करता है और सबसे पहले हमारा नोड ये देखता है कि यह ट्रांजैक्शन इस सिक्के को खर्च करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये मौजूद है? क्या ये अनस्पेंट है? तो ये अपने UTXO सेट में जाता है। ये कहता है ठीक है, वह सिक्का मौजूद है, ये अनस्पेंट है और ये एलिस का है। तो ये एलिस की सार्वजनिक कुंजी यहाँ रख देता है। ये ट्रांजैक्शन पर निर्भर करता है। और फिर ये कहता है मुझे एलिस के हस्ताक्षर की जांच करनी है, तो मुझे उस हैश से तुलना करनी होगी जिस पर उसने साइन किया होगा। तो ये साइनिंग हैश प्राप्त करने के लिए आईडी और माउस की सार्वजनिक कुंजी का हैश बनाता है और अब उसके पास हस्ताक्षर जांचने के लिए पर्याप्त जानकारी है। तो यह ब्लिट्स का इनपुट रजिस्टर है। हम इसे ब्लिट्स में लिखते हैं और फिर पास या फेल का परिणाम मिलता है। सब कुछ सही होने पर हस्ताक्षर हरे होकर मेमपूल में चले जाते हैं और हम सिक्के को बॉब की सार्वजनिक कुंजी और एक नई आईडी के साथ वापस UTXO सेट में लौटा देते हैं। तो ये सब हार्डवेयर में करना वास्तव में बहुत आसान है और बिटकॉइन ट्रांजैक्शन इसी तरह श्वेत पत्र व्हाइट पेपर में काम करते हैं। लेकिन जिस तरह से सातोशी ने वास्तव में इन्हें काम कराया वह कहीं ज्यादा जटिल है। यहाँ बिटकॉइन स्क्रिप्ट सिस्टम और यह स्टैक मशीन है जो आपको यह प्रोग्राम करने योग्य प्रतिबंध लगाने की अनुमति देती है कि सिक्का कब खर्च किया जा सकता है। तो मैं एक भौतिक बिटकॉइन मशीन बनाने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि स्टैक और सभी ऑपकोड्स को हार्डवेयर में फिजिकली लागू करना, लेकिन यह एक बहुत बड़ा झंझट बन गया। लेकिन उस प्रक्रिया में मेरे दिमाग में एक विचार आया जिसे मैं अब आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और विटालिक ब्यूटेरिन को भी ऐसा लगता है समानांतर में यही विचार आया। और वह यह है कि बिटकॉइन वर्चुअल मशीन या एथीरियम वर्चुअल मशीन की जगह RISC-V का उपयोग किया जाए। तो 6 में से छठा भाग है RISC-V और मेमोरी मैप्ड ट्रांजैक्शन। तो अब हम यहाँ हैं, हमारे पास यहाँ ट्रांजैक्शन है जो सफ़ेद रंग में है और जब हमने इसे वैलिडेट करना शुरू किया तो हमने UTXO सेट से पब्लिक की निकाली और साइनिंग हैश की गणना की और फिर हम अपनी प्रक्रिया करते हैं ताकि ये सब जांच सके। RISC-V में स्क्रिप्ट पब कीज अब पब की प्रोग्राम्स बन जाती हैं। तो ये चीज हम यहां से निकालेंगे। UTXO सेट अब एक RISC-V असेंबली प्रोग्राम होगा जो कॉइन के खर्च करने के नियमों और शर्तों का वर्णन करता है। तो यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की है, सबसे अहम अंतर्दृष्टि ये है कि यह संपूर्ण ट्रांजैक्शन और इससे जुड़ा सारा डेटा सुरक्षित रूप से RISC-V मशीन के एड्रेस स्पेस में बदला जा सकता है। तो यह एड्रेस 0 से शुरू होकर लगभग 1 मेगाबाइट तक जा सकता है। तो RISC-V मशीन बस इस प्रोग्राम को चलाना शुरू कर सकती है और इस एड्रेस स्पेस के हर एक बाइट पर ऑपरेशन कर सकती है। यह थोड़ा अमूर्त लग सकता है, इसलिए हम इसे एक उदाहरण के साथ बिल्कुल स्पष्ट करेंगे। मैं इसे सिली सिग कहता हूं और यह एक पूरी तरह से असुरक्षित सिग्नेचर स्कीम है।
हम कल्पना करेंगे कि हमारे पास 32 बिट सिग्नेचर हैं, 32 बिट पब्लिक की हैं, और एक ट्रांजैक्शन तभी वैध है जब सिग्नेचर और पब्लिक की का XOR करने पर बाइनरी में सारे बिट्स एक वंस आ जाएं, 0 x f f f f f f f f। ठीक है, ये रहा वो RISC-V प्रोग्राम जो इसे चेक करेगा। इसे समझने की कोशिश करने की चिंता मत कीजिए, हम इसे एक एक कदम में समझेंगे। ये असेंबल होकर हेक्स में कुछ ऐसा दिखेगा, तो यही वो चीज है जो यहां रखी होगी ट्रांजैक्शन में हेक्स के रूप में, जिसे इस बैंगनी क्षेत्र में खींच लिया जाएगा। लेकिन क्योंकि RISC-V की सभी इंस्ट्रक्शंस ठीक 32 बिट लंबी होती हैं, हम कल्पना कर सकते हैं कि असेंबली कोड यहां सूचीबद्ध है, तो हर लाइन असेंबली कोड की एक अलग और स्वतंत्र लाइन है। तो वैलिडेशन इंजन RISC-V असेंबली को ट्रांजैक्शन स्पेस के भीतर खींच कर ले आता है, और ये RISC-V मशीन के प्रोग्राम काउंटर को पहली इंस्ट्रक्शन पर सेट कर देता है, और वह है लोड वर्ड T0 रजिस्टर में एड्रेस 64 पर मौजूद डेटा को। एड्रेस 64 पर एलिस का सिग्नेचर है, जो कि ये नंबर है, तो ये नंबर T0 रजिस्टर में लोड हो जाता है। अगली इंस्ट्रक्शन में चलाता हूं, जिसमें एक इमीडिएट वैल्यू डेड BEIF जो कि पब्लिक की है T1 रजिस्टर में लोड करनी है। मैं मीडिया का टेकआउट लोड करूंगा। इसे पूरा होने में 2 क्लॉक साइकिल लगते हैं, तो इसमें 2 क्लॉक साइकिल लगते हैं, और अब डेड बीफ T एक रजिस्टर में मौजूद है। फिर हम T0 को T1 के साथ XOR करते हैं और परिणाम T2 में स्टोर करते हैं, जो सच में सभी F या बाइनरी में सभी X के बराबर होता है। और फिर हम T3 रजिस्टर में -1 लोड करते हैं, और -1 बस F F F F F होता है। ये F F F F F लिखने का एक त्वरित तरीका है। और फिर हम इस ब्रांच इंस्ट्रक्शन पर पहुंचते हैं। तो ये BQ है, यानी ब्रांच अगर बराबर हो। तो अगर T2 T3 के बराबर है, यानी अगर T2 और T3 बराबर हैं, तो ये प्रोग्राम काउंटर में 8 जोड़ देगा। तो ये प्रोग्राम काउंटर 8 से बढ़ जाता है, और यह मार्क इनवैलिड को स्किप कर देता है, मार्क वैलिड इंस्ट्रक्शन पर पहुंच जाता है और ट्रांजैक्शन को हरा वैध कर देता है, और यह सामान्य रूप से बैन पूल में प्रवेश करता है। फिर रेसिपी मशीन अगली साइकिल के लिए रीसेट हो जाती है। तो यह लगभग वैसा ही है जैसा अभी हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम बिटकॉइन स्क्रिप्ट की जगह RISC-V असेंबली इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अपने डेटा को स्टोर करने के लिए स्टैक की जगह हमारे पास रजिस्टर हैं। मेरे पास यहाँ 4 थे, लेकिन RISC मशीन में वास्तव में 32 होते हैं, और हम अपने छोटे से स्क्रैच पैड क्षेत्र में बची हुई सभी फ्री एड्रेस स्पेस में भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। कुछ शानदार चीजें अपने आप मिलती हैं, जैसे आपको नेटिव ट्रांजैक्शन इंट्रोस्पेक्शन मिलता है। तो RISC-V का लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन एड्रेस स्पेस में कहीं से भी वर्ड को कॉपी करता है निर्दिष्ट रजिस्टर में। तो मैं यहीं पे ट्रांजैक्शन इंट्रोस्पेक्शन कर रहा था। मैंने सिग्नेचर को अपनी मशीन की मेमोरी में लोड किया, तो मैं यहां से कहीं से भी कोई भी वर्ड अपनी मेमोरी में लोड कर सकता हूं। आपको स्टोरेज के लिए लीनियर मेमोरी मिलती है। तो RISC-V में एक स्टोर वर्ड इंस्ट्रक्शन होता है जो रजिस्टर से एक वर्ड को मेमोरी स्पेस में लिखता है। तो अगर मैं स्टोर वर्ड T2, 132 लिखूं, तो ये T2 रजिस्टर में जो भी है उसे स्टोर कर देगा, यही मेमोरी में इस खाली जगह पर। तो मैं इन सब का इस्तेमाल अपनी गणनाओं के लिए एक स्क्रैच पैड की तरह कर सकता हूँ। RISC-V ट्यूरिंग कंप्लीट है, तो ये लूप्स कर सकता है। तो यहाँ RISC-V में 1 मिलियन तक गिनने का एक साधारण उदाहरण है। क्योंकि ये लूप्स कर सकता है, इसलिए यहाँ हॉल्टिंग प्रॉब्लम है। हमें सामान्यतः ये नहीं पता होता कि कोई प्रोग्राम कभी रुकेगा या नहीं, इसलिए हमें इसे हल करने का कोई तरीका चाहिए। तो यहाँ जो मैकेनिज्म है उसे पॉज कहा जाता है। तो अगर ट्रांजैक्शन वैलिडेशन इंजन को लगता है कि कोई प्रोग्राम बहुत ज़्यादा समय ले रहा है, तो वह उसे बस पॉज कर सकता है, और यह वह RISC-V मशीन की घड़ी को रोक कर करता है। फिर वह 32 रजिस्टरों और प्रोग्राम काउंटर के सभी मानों को एक रजिस्टर फाइल में कॉपी कर देता है, जिसे वह ट्रांजैक्शन के साथ जोड़ता है, और जो भी अलॉट की गई मेमोरी इस्तेमाल हुई है वह ट्रांजैक्शन के अंत में होती है। और फिर ये बाइनरी ब्लॉब नोड के माध्यम से एक एटॉमिक ऑब्जेक्ट की तरह आगे बढ़ती है। तो ये एक ऐसे ट्रांजैक्शन की तरह है जिसमें अपना खुद का एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट होता है। तो ये बाद में फिर से प्रयास करने के लिए एक रिट्राई क्यू में जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई ट्रांजैक्शन रिट्राई क्यू में जाता है अगर उसके किसी इनपुट की कमी हो। अन्य RISC-V लाभों में हमारे पास फंक्शन कॉल्स हैं। तो इसमें एक जंप एंड लिंक इंस्ट्रक्शन होता है जो एग्जीक्यूशन को इंपोर्टेड कोड पर जंप करने की अनुमति देता है, उदाहरण के लिए किसी रीड ऑनली UTXO से, और फिर वापस लौटने की सुविधा देता है।
तो एक उदाहरण ये है कि आप एक क्वांटम प्रतिरोधी सिग्नेचर स्कीम लागू करना चाह सकते हैं और मान लीजिए कि इसमें 20 किलोबाइट असेंबली इंस्ट्रक्शंस लगते हैं, लेकिन मैं 20 किलोबाइट के ट्रांजैक्शन नहीं चाहता, तो हम उसे एक बार रीड ओनली UTXO में लिख सकते हैं और फिर ट्रांजैक्शंस 20 किलोबाइट शामिल करने के बजाय बस उस UTXO को रेफर कर सकते हैं और फिर एग्जीक्यूशन उस UTXO में लिखे गए प्रोग्राम पर जंप कर सकता है।